तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मॉडल पेपर में हम लोग यहाँ पर बिल्कुल क्रम से पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ाया था उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। मतलब जिस हिसाब से आपका सिलेबस है उसी अनुसार से आपका ये क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो चलिए पहले का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? कलिंग का जो प्राचीन शासन था, शासक था, महान शासक, वो कौन सा था? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका 3 नंबर मतलब ऑप्शन सी आ जा रहा है। यहाँ पर आपका खारवेल था। क्या था? ऑप्शन यहाँ पर सी, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है। सभी का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके कलिंग के राजा थे खारवेल, ठीक है ना, जो कि आपके कौन, चेद राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने हुए थे? चलिए बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? चलिए यहाँ पर 2 नंबर में जवाब देना है। यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी नंबर, लेकिन कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका डी बनेगा। तांबा, कांस और आपके टीन के थे। अब आपके दिमाग में सी क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर जो लौ था, तो हड़प्पा सभ्यता में लौ का खोज नहीं हुए थे, तब लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज कब हुई थी? जब आर्य लोग भारत में आए थे तब लोहे की खोज हुई थी, है ना। इसलिए यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ये लोहे से आपके अपरिचित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं कि सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी। खालसा पंथ आप लोग जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि खालसा की सीमाएं अत्यधिक जो आपकी विकसित हुई थी वो किसके समय में हुई थी? तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी। ये आपका नया क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, तो इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके समय काल में खालसा की जो सीमाएं थी अत्यधिक विकसित हो गई थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? यहाँ पर आपसे पूछा है प्रार्थना समाज के संस्थापक अर्थात जो मुखिया है वो आपके कौन थे 4 नंबर में। तो चलिए काफी विद्वान साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर। मतलब आप लोगों की तैयारी यहाँ पर बहुत ही भयंकर है। बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, वे महाराष्ट्र के थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो चलिए अब बताना है विलय नीति जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था। चलिए 5 का ऑप्शन भी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपका सी नंबर। तो बिल्कुल धांसू तैयारी है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपके डलहौजी, है ना। कौन? तो आपके डलहौजी ने विलय नीति यहाँ पर प्रस्तुत की थी और इसके माध्यम से सबसे पहले सतारा को विलय किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है। सतारा, ये सतारा जो आपका था 1848 में सतारा को, फिर जैतपुर को, फिर संभल को, ठीक है ना, इसको अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। चलिए अब यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सिलेबस है उसी प्रकार से आपका मॉडल पेपर है। तो चलिए यहाँ पर बताना है कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। अर्थात ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने यहाँ पर स्टार्टिंग की, अर्थात उद्घाटन कर दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंपारण, है ना। ये क्वेश्चन आपका 100% है, पक्का पक्का आएगा गांधी से रिलेटेड, ठीक है ना। चंपारण है जो कि आपके कब? तो 1917 में यहाँ से इन्होंने उद्घाटन कर दिया था। आपकी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसने घोषित किया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 नंबर में। तो देखो यहाँ पर स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये आपके कौन थे? तो आपके जवाब आ रहा है आपका यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। चलिए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया था, किसने निभाया था? चलिए 8 का जवाब यहाँ पर कुछ लोग दे रहे हैं बी नंबर। चलिए बी नंबर आपको दे रहे हैं, तो चलिए हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन बी, लाला हरदयाल, है ना। लाला हरदयाल ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? चलिए ऐसा ही लेवल आपका रहने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपके 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, किसने भाग लिया था? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपके आ रहे हैं। यहाँ पर आपका कुछ लोग गांधी जी दे रहे हैं और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ए नंबर। तो देखो जी, इसका जवाब जो बनेगा आपका ए हो जाएगा। क्या? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, है ना। जबकि यहाँ पर गांधी जी थे वो सिर्फ आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं 1930 में की गई गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो ये बताइएगा कि 1930 में किसकी गिरफ्तारी हो गई थी जिसके कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे?
तो चलिए 10 नंबर में आपका जवाब देना है। 10 नंबर में तो याद रखिए आप इनमें से यहाँ पर कौन से हैं आपके, अब्दुल गफ्फार खां, इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर। आपके 23 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के जो शिष्य हैं, कहा जाता है ये महात्मा गांधी के शिष्य थे, कौन, खान अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना। और इन्हीं के विरोध में लोगों ने भीड़ में जो भीड़ किया था पेशावर में, मतलब कैसे पेशावर में भीड़ गोलियां वगैरह सब आपकी चालू हुई थी। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भूगोल से आपके क्वेश्चन दिया गया है कि आपके एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। तो चलिए आपके सिलेबस के अनुसार पूरा मॉडल पेपर बना है। लाइक जरूर करिएगा भाई जितने लोग जुड़ गए हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। सब कुछ फ्री है, आपको सब कुछ है, पीडीएफ भी फ्री है और आपको यहाँ पर हर एक चीज फ्री है, ठीक है। चलिए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए यहाँ पर देखो एशिया और यूरोप में, तो भाई एशिया और यूरोप में दिया गया है और कौन सा आपका हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका टेप से जोड़ दीजिए, दोनों को टेप से जोड़ दीजिए, अर्थात स्टेप। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। स्टेपिज घास के मैदान है, इसे स्टेप्स भी कहा जाता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। पंपास आपको अर्जेंटीना में मिल जाएगी, है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बादल किस मंडल में अवस्थित होता है या अवतरित होता है। यहाँ पर आपको पूछा गया है वायुमंडल की परतों के बारे में, है ना। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं जिसमें बादल, पानी, वर्षा, हवा, ग्लोबल वार्मिंग, ये दुनियादारी जितनी भी होती है ये कहाँ पर होती है, तो आपके क्षोभ मंडल में। याद रखिए क्षोभ मंडल में आपकी ग्लोबल वार्मिंग, यहीं पर बादल, है ना, बारिश होना, यहीं पर बिजली कड़कना, है ना, जितने भी आपके हलचल वाली चीजें होती है ना सब आपके क्षोभ मंडल में ही होती हैं। समताप मंडल में क्या होती है, वायुयान वगैरह कहाँ होता है, समताप मंडल में होता है, ठीक है ना। ओजोन मंडल आपको कहाँ मिलेगा, तो आपके समताप मंडल में ही ओजोन परत आपकी मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है आपसे पूछा गया है। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड और आपका मणिपुर है। चलिए 13 क्या ऑप्शन यहाँ पर प्रयास आप लोगों ने अच्छा किया है। यहाँ पर याद रखिएगा कि आपकी पूर्वोत्तर का आपका है कौन सा, तो ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश आपका जवाब राइट हो जाएगा। ये सबसे आपका पूर्वी भाग है ना, ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य याद रखिएगा। और इसकी सीमा देखा जाए तो उत्तर में तिब्बत, चीन, दक्षिण में नागालैंड, असम पूर्व में म्यांमार से मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले सूर्योदय पूछा जाए, भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है कहां पर होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, याद रखिएगा सूर्योदय, ठीक है ना, क्योंकि आपके पूरब में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है। तो अब आपको याद होना चाहिए नाथुला दर्रा है कहां पर। अगर आपको ये पता चल गया कि नाथुला दर्रा है कहां पर, तो आपका सिक्किम में है ना, सिक्किम में है। और सिक्किम के अनुसार आप देखेंगे तो आप कौन सा जवाब देंगे। यहाँ पर देश पूछा गया है, क्या देश पूछा गया है। अब यहाँ पर म्यांमार दिया है, म्यांमार तो काफी दूर है, थाईलैंड तो दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है, नेपाल भी आपका दूर हुआ, तो चीन आपसे जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि चीन और भारत के बीच ही तो आपका बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, आपका चीन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। 15 नंबर में जवाब दीजिएगा, अपने अपनी किस्मत आजमाइएगा और पहली बार में पीईटी क्वालिफाई करिएगा। चलिए जवाब दीजिएगा, सूर्योदय उद्योग किसे कहा जाता है। चलिए 15 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका सूचना प्रौद्योगिकी, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा वो सी हो जाएगा कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में सूर्योदय उद्योग को ही हम लोग सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, क्या सनराइज इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्रयोग ऐसे क्षेत्र या व्यवसाय के लिए किया जाता है जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में, है ना, लेकिन तेजी से विकास कर रहा है। और आपको पता है जो सूचना प्रौद्योगिकी है बहुत ही तीव्र गति से विकास कर रहा है, इसलिए इसे सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। क्लियर हो गया, समझ गए होंगे, उम्मीद है ये सब पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। चलिए लाइक भी शेयर भी करते रहिए जो लोग बाद में जुड़े हैं। चलिए अब आपके यहाँ पर सिलेबस में अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना का सही अवधि इनमें से कौन सी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो आपकी अवधि है, तो आपको देखो नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कैसे याद करना है। यहाँ पर आपकी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 2012 से आपकी लागू हुई थी। इसका मतलब है 2012 में 11वीं खत्म हुई होगी। अब ये बताइएगा 11वीं जो आपकी 2012 में है कहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी नंबर आपको देखिए, ये 2007 से चली थी और 2012 तक आपकी चल रही थी, है ना। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको मतलब को नॉर्मल से याद रखना है। अगले यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रथम योजना 51 से 56 तक चली थी, ये सही है। यहाँ पर देखो 11वीं जो आपकी दी थी 7 से 12, ये देखो सही दी है। छठी दिया है 80 से आपका 50, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी तृतीय योजना आपकी दिया गया है, तृतीय कह रहा है 66 से, तो भाई 66 से लेके आपकी कह सकते हैं 69 तक, ये तो आपकी गैपिंग हुई थी। आपके देखा जाए तो आपके जो पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान जिसे बोला जाता है, रोलिंग प्लान, है ना, या 3 वर्ष का गैपिंग, तो ये तो ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चली थी वो आपकी 1961 से लेके वो आपकी 66 तक थी। इसका मतलब है गैपिंग आपको इसी मिली थी, तो ऑप्शन बी नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आपका गलत दिया गया है।
अगला क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा उज्ज्वला योजना के बारे में, है ना। तो यहाँ पर उज्ज्वला योजना का कार्य क्या हुआ, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एलपीजी गैस के वितरण से है। तो आपने देखा उज्ज्वला योजना में एलपीजी गैस घर घर में यहाँ पर मौजूद आ गया है। क्वेश्चन कह रहा आपसे यहाँ पर कि उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर वैट से कैसे लाभ पहुंचता है। मतलब आप देखते हैं वैट, है ना, मूल्य वर्धित टैक्स, इससे जो लाभ होता है वो उपभोक्ता को लाभ कैसे होता है। तो देखिए इसका जो जवाब होगा डायरेक्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, जरूरी नहीं है कि आपको आता है क्वेश्चन। देखो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। क्या सही है कि इससे कर पर कर नहीं लगाता है ना। जो आपका टैक्स होता है वो कर पर कर नहीं लगता है, और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाती है। जो आपकी कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है उसमें क्या हो जाती है, तो आपकी कीमत में वृद्धि होना आपका रुक जाता है। तो ऑप्शन इसका पहला ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो सकता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट आपका सही हो गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा, चलिए आप बताइएगा 20 नंबर कि भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमिकीकरण कब हुआ था। 20 नंबर दिया गया है, कह रहा है भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमिकीकरण कब हुआ था। अब नए नए वर्ड आपको कहाँ मिलेंगे, आपकी इकोनॉमिक्स में ही मिलते हैं। मतलब भारत सरकार ने छोटी मुद्राओं के संदर्भ में चौका प्रणाली के स्थान पर दशमिक प्रणाली को अपनाया था। यहाँ पर चौका प्रणाली में क्या होता है, रुपया आना पाई का प्रयोग होता था, है ना। कह सकते हैं चौका उका में आना रुपया ठन्नी वगैरह चलता था ना। लेकिन जब दशमिक मुद्रा आपकी आई तो वह प्रणाली जिसमें सभी प्रमाणिक सिक्के, जैसे 10 रुपया 10 के गुणा वाले हो गए, जैसे 10 हो गया 50 हो गया 100 हो गया। क्योंकि इसके पहले क्या चलते थे आपके अठन्नी दुयाना 10 पैसा वगैरह आपने आपके जमाने में चले होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 का जो ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा 1957। मतलब 1957 तक आपके रुपया कैसे चलते थे, अठन्ना 2 रुपया ये सब 1.5 आना वगैरह वगैरह आपने सुना होगा अपने पापा से बाबा से, है ना। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 10 के गुणा वाले 10 20 30 40 50 इस वाले चालू हो गए थे। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि दशमीकरण का अर्थ क्या है, ठीक है ना। क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स से अर्थ ही समझाना है, और तो आप लोग इतने समझदार हो कि देखकर क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर आपको अर्थ ही नहीं पता है तो फिर क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। चलिए अब आपको भारतीय संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको लगाना है। यहाँ पर दिया है भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई संख्या सदस्य संख्या आपसे पूछा गया है। यहाँ पर पहले ही टॉपिक का एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जब पहली आपकी सभा हुई, मतलब यहाँ पर संविधान सभा की जब ये 1947 की बैठक हुई थी तो इसकी घटी हुई संख्या कितनी बची थी, तो यहाँ पर आपकी 299 बची थी, है ना। पहले 396 करीब थी, है ना, 396 करीब थी। लेकिन यहाँ पर घटी हुई संख्या कितनी बची, तो यहाँ पर 299 बची थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। विदेशी लोग घूमने आते ही इनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है देश में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करने और निवास करने का अधिकार। तो ये क्या दिया गया, निवास करने का अधिकार नहीं है भाई, घूम लीजिए लेकिन निवास नहीं कर सकते हो, है ना। अगला दिया धर्म वर्ण जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को सुरक्षा का अधिकार है, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका बने कौन सा, थर्ड नंबर, कि जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का अधिकार इन्हें दिया गया है। जो भी विदेशी हैं इन्हें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इन्हें इनकी सुरक्षा का दिया गया है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, थर्ड नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए अब आपके यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो चलिए बताइएगा संविधान का कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय, क्या यहाँ पर आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। इस क्वेश्चन को हमने बताया भी है कि आर्थिक न्याय जो मिलता है किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपको मिलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा समझकर जवाब देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं आज के टेस्ट में हमने कुछ सीखा है। इस क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा सही क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 33। अब आपके दिमाग में आया 33 क्योंकि 19 और 21 और 25 आपने पढ़ा था। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप तुक्का मारते तब भी आप जवाब सही दे सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 33 के अंतर्गत बनाई गई कुछ विधियां हैं, है ना। संसद कुछ आपके कर्तव्य देते हैं, अनुशासन के रख रखाव को देते हैं, है ना, पुलिस सुरक्षा को यहाँ पर देते हैं। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू की थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की। चलिए सबसे पहले की बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या राइट हो जाएगा। तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं राजस्थान। क्या जवाब आपने बिल्कुल सही चुना है।
चलिए जवाब आपने सही चुना है तो हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राजस्थान। याद रखिएगा कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहां लागू की गई, तो राजस्थान में आपकी लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, तो ये भी याद रखना 2 अक्टूबर, कब, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, कहां पर, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपका सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार आपके बने हैं। यहां पर देखो दिया गया है कि किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में, मतलब कह रहा है कि किसी शिशु के वंशागत मतलब आपके होते हैं कि ये आपके क्या है, चिंटू है ना, तो यहां पर जो इनके आपके आएंगे चिंटू के, जो आपके और मतलब उनके बच्चे आएंगे वो भी आपके चिंटू हैं, तो जो आपके गुणसूत्र हैं अर्थात जीन है तो आपकी सेम ही तो होना चाहिए या अधिक हो जाती है। यहाँ पर 26 नंबर में तो देखिए यहाँ पर हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर दिया है कौन सा, आपको सभी ऑप्शन थोड़ा सा जूम कर सकते हैं कि आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तभी इसके चारों ऑप्शन दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है किसी शिशु को वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। मतलब यहाँ पर आपका जवाब आपका आपसे बात करें तो 23 जोड़े का जो आपका होता है माता और मतलब 23 और 23 आपके माता पिता 23 करके 46 होते हैं ना, यही आपके किस में आते हैं, बच्चे में होते हैं। जब अगला वंश बढ़ता है तो यही 23 तो होता है, मतलब जो संख्या होती है क्या होती है, बराबर होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जो जीनों की संख्या होती है क्या होती है, समान होती है ना। अगर समान नहीं होती है तो फिर क्या हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, किसी का सर बड़ा, किसी की नाक बड़ी, किसी का पेट बड़ा, किसी का कुछ बड़ा, कोई बांझ हो जाता है, कोई नपुंसक हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वृक्क के आकार की द्वार नलिकाएं किसमें होती हैं। कह रहा है वृक्क के आकार की द्वार नलिकाएं जो होती हैं किसमें होती हैं, मतलब किस प्रकार से भी कह सकते हैं, तो आपके द्विबीजीय पादपों में वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं, तो ऑप्शन इसका बनेगा ए नंबर, द्विबीजीय पादपों में होती है, द्विबीजीय पादपों में होती है। ठीक है ना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, अब देखा जाए तो ये आपकी क्या होती है, रक्षक कोशिकाएं जो कि रंध्र के बाहरी किनारों पर आपकी बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, कह रहा है नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर अर्थात ईस्ट मिलाने का कारण क्या है। तो भैया आप लोग यहाँ पर डबल रोटी बनाते हुए तो देखा होगा या नहीं देखा होगा। मान लो अगर नहीं देखा है तो इसमें क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि उसमें ईस्ट मिला देने से या खमीर मिलाने से क्या लाभ हो जाता है। तो लाभ क्या होता है, तो यहाँ पर आपकी डबल रोटी को नरम कर देती है और स्पंजी बना देती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। क्लियर है ना, तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। यहाँ पर सामान्य हिंदी में यहाँ पर दिया गया है, कह रहे नीचे 4 शब्दों के समूह आपको दिए गए जिसमें 3-3 पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है उसे आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखो 4 आपके पास ऑप्शन दिए हैं पर्यायवाची के। अब यहाँ पर देखो 3 आपके एक जैसे होंगे लेकिन एक आपका इनमें से क्या है, अलग आपका दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया परलोक, स्वर्गादि, अन्यलोक और आपके अन्य आदमी। तो यहाँ पर 36 वाले में क्या सही हो सकता है, तो देखो परलोक भी आपने पढ़ा, स्वर्गलोक हो गया, अनलोक हो गया, लेकिन अन्य आदमी का लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आपका जवाब राइट हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से घुमाऊ प्रकार के आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ पर विकर्षण का विलोम क्या होता है, विकर्षण का विलोम आपसे पूछा है, विकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा। तो चलिए 37 नंबर में विकर्षण हो रहा है। विकर्षण मतलब क्या हो गया, जैसे आप मान लीजिए एक ये चुम्बक, एक चुम्बक ये है और एक ये चुम्बक आपका है, एक यस है और एक आपके यहाँ पर एन है, तो ये तो चिपक जाएंगे, लेकिन अगर एस एस है तो क्या होंगे, दूर होंगे। मतलब यहाँ पर पहले विकर्षण हो रहा था है ना, अब क्या होगा, आकर्षण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर दिया है जिसका विभाजन ना किया जा सके, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। चलिए अखंडित कहते हैं या अविभाज्य कहते हैं। चलिए 2 में एक आपको बताना है, इनमें से कौन सा हो सकता है राइट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी होगा अविभाज्य। लेकिन काफी विद्वान साथी यहाँ पर जो जवाब दे रहे हैं वो आपका डी दे रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए वीडियो आप लोगों ने लाइक नहीं किया भाई, जो लोग इतनी देर से जुड़े रहे हैं, जो पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको पीटी में कोई समस्या नहीं होगी, ना ही किसी का कोर्स लेना पड़ेगा, ना ही मार्केट से आपको बुकें खरीदना पड़ेगा। पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे मिलती है और साथ में पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको टेलीग्राम पे कह सकते हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है यद्यपि में कौन सी संधि है। यद्यपि में आपसे देखो बहुत ही होशियार बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन देकर तुरंत आंसर दे दिया है। यद्यपि में कह रहे हैं कि आपकी यण संधि है, मतलब आपने हमारे तरीकों के अनुसार से जो ट्रिक है कि यहाँ पर यद्यपि में आपका आधा शब्द मिलेगा और ये मिलता है आपकी यण संधि में। क्या यण संधि में मतलब देखा जाए इसमें से ई का और आपका या जो आपके मिलते हैं तो आपका या हो जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ आपका क्या हो जाएगा।
चलिए अपना अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर दिया गया है ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न उचित आपका होता है, और अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। तो ऐसा नहीं होगा, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। कोई भी कार्य करिए अगर आप अपने मन से करते हैं और अपने हौसलों से करते हैं तो आपका 100% आपका सही हो जाएगा, है ना, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है करंट अफेयर से। यहाँ पर देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं। तो देखो दिया है कि हार्वेस्टर रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पाउंड का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया। देखिए दिया गया है हार्वेस्टर। अभी करंट अफेयर के साथ साथ जीके की भी आपके क्वेश्चन आपको 10 नंबर आपको मिलेंगे। जो आपके स्टैटिक जीके है वो भी अभी आपकी बाकी है। तो देखिए हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पाउंड्स का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कौन? पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसे 23वां जिला घोषित किया गया है? आईएमपी क्वेश्चन है, आपके पंजाब में 23वां जिला आपका बन चुका है और ये घोषित किया गया किसे? तो आपके मलेरकोटला को। ऑप्शन बनेगा डी मलेरकोटला, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। काफी लोगों की बहुत पहले से मांग थी और इस मौके में यहाँ पर इन्होंने 23वां जिला घोषित भी कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? बताइएगा, डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया है? तो युद्ध अभ्यास से आपको रट लेना है, क्योंकि युद्ध अभ्यास से हो सकते हैं 2 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के मिल सकते हैं युद्ध अभ्यास से, ठीक है ना। और इसका वीडियो हम आपको पर्सनल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, हम बना देंगे। तो चलिए 53 नंबर में ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी अल्बानिया। याद रखिएगा कि कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपके अल्बानिया में। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अब ये कहाँ मिलता है? तो आपके उत्तरी अटलांटिक, कहाँ? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के माध्यम से ये आपका होता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा नासा। देखिए यहां पर दिया गया है कि नासा के नए प्रशासक के रूप में किसने शपथ लिया है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नासा के नए प्रशासक के रूप में किसने शपथ ले लिया है। चलिए 54 का जवाब यहां पर लॉक करना है। 54 में सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों ने करंट अफेयर की भी तैयारी कर रखा है। मतलब आप लोग इस बार को पीटी को ऐसे धुआं करोगे जैसे कि लगेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल खेल वाला एग्जाम था, है ना। और बिल्कुल सही है, खेल वाला ही एग्जाम है, कोई कठिन एग्जाम नहीं होगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी बिल नेल्सन, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये है आपके बिल नेल्सन, है ना। ये आपके हैं, आपके पूर्व सीनेटर बिल नेल्सन आपके हैं ने एजेंसी के लिए बिडेन हैरिस प्रशासन के रूप में किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सावरेन, देखो एक आपका दिया गया है, कह रहे सावरेन गोल्ड बांड योजना के तहत भारत सरकार ने किसके परामर्श से सावरेन गोल्ड बांड जारी कर दिया है? तो देखिए एक आपका यहाँ पर देख सकते हैं बांड योजना है, क्या? सावरेन गोल्ड आपकी है ना। और ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने किसके परामर्श जो लिया है, किससे लिया है? तो आपके भारतीय रिजर्व बैंक से लिया है। किससे? भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आपके आरबीआई के परामर्श से 2021 और 22 के लिए सावरेन गोल्ड बांड जारी करने का फैसला ले लिया है, जो कि आपके 6 चरणों में जारी किया जाएगा। कितने? 6 चरणों में जारी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? एक क्वेश्चन आपका पुरस्कार से 100% है, पुरस्कार आपको यहां पर जरूर पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो याद रखिए यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यहां पर 56 नंबर में जवाब देना है। तो ये है आपके कौन? मतलब आप लोग यहाँ पर नकल तो नहीं कर रहे हो, आप लोग इतनी जल्दी से जवाब दे देते हो जैसे कि आपके सामने कोई किताब खुला हो और आप सही जवाब देते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा मारिया रेसा, है ना। मारिया रेसा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं रसगुल्ले वाली क्लास का असर तो नहीं है यो भाई? कहीं रसगुल्ले वाली क्लास की असर तो नहीं है कि आप लोग तुरंत जवाब दे रहे हैं? चलिए जवाब दीजिए, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसने सबसे अधिक आरोहण के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दिया है? तो देख सकते हैं इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मतलब पहले 24 बार थे, अब यहाँ पर देख सकते हैं 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बन जाएगा डी कामी रीता। क्या ऑप्शन बनेगा? डी कामी रीता है। कामी रीता है जो कि 52 वर्ष की है। कितनी? तो भाई 52 वर्ष की हैं और ये 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए हैं, है ना। और इस तरह इन्होंने इस पर्वत शिखर पर सबसे ज्यादा बार पहुंचने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्लियर है इतना? चलिए देखा जाए तो आपके 1994 से लगातार ये कह सकते हैं हर साल, लगभग देखा जाए हर साल मेहनत कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में
अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बन गई है? देखो पुरस्कार से क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं, है ना। तो यह पर बताना है कि अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये है आपकी भारतीय महिला जिनका नाम है क्या? तो ऑप्शन बनेगा आपका डी, ये है आपकी ऑप्शन डी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। क्या? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन है जिन्हें अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में यहाँ पर किया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो आपके होते हैं उनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। अच्छा, अगर आपसे पूछे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मुंबई में। कहां पर हुआ था इनका जन्म? मुंबई में हुआ था। और ये जो आपकी है कह सकते हैं कि आपकी शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की प्रोफेसर थी। क्या? शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य की प्रोफेसर के रूप में रही हैं, जो कि हाल ही में करीब 15वां शेख अजय पुरस्कार भी इन्हें जीता गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने MACS 1407, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं MACS 1407 नाम से किस फसल की नई किस्म विकसित किया है? जीआई टैग भी आपको पढ़ लेना है। क्या? जीआई टैग भी आपको पढ़ना है, जीआई टैग से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक नई किस्म आपकी है जो कि एक नाम दिया गया है, और इसका जो जवाब बन जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, सोयाबीन, है ना। सोयाबीन, अगर बात करते हैं सोयाबीन तो कहां पर होता है? तो आपके एमपी में। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? तो आपको एमपी में कहते हैं। सोयाबीन में आपके कह सकते हैं, देख सकते हैं कि आप खाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। सोयाबीन में आपकी प्लास्टिक भी पाई जाती है, जो आपकी बॉडी के लिए सर्वोत्तम आपका एक प्रकार का आहार होता है। आपकी बॉडी में प्लास्टिक की कमी नहीं हो सकती है, तो आप लोग सोयाबीन खाया करिए। बहुत लोग सोयाबीन नहीं खाते हैं। चलिए यहां पर देखना है अगला क्वेश्चन। यहां पर दिया है मार्क सेल्वी किस देश से संबंधित हैं जो चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बन गए हैं? तो आपकी स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहां पर है मार्क सेल्वी, और यहां पर देख सकते हैं 40% प्रोटीन, बहुत अच्छे। यहां पर बताइए मार्क सेल्वी किस देश से संबंधित हैं जो चौथी बार स्नूकर चैंपियन बन चुके हैं? यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? स्नूकर का विकास आपके कहां हुआ था? आपके भारत में हुआ था। कहां पर? आपके भारत में हुआ था। हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स वाली क्लास में बताया भी था। तो कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 60 नंबर में। ऑप्शन बन जाएगा ए, ये आपके इंग्लैंड की हैं। याद रखिए मार्क सेल्वी जो आपके हैं किस देश से? आपके इंग्लैंड के हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 आपका जवाब राइट आपका जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश से संबंधित? हाँ ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपकी समान जागरूकता, अर्थात आपके सिलेबस में 10 क्वेश्चन आपके जीके से ऐसे होंगे जो कि आपके कैसे होंगे, लगभग देखा जाए तो हर प्रकार से क्षेत्र से होंगे, स्टैटिक जीके के रूप में, है ना। जो कि आपकी स्पेशल क्लास स्टैटिक जीके की 50 प्रश्नों की लगाई गई है। एक मॉडल पेपर आपका चालू किया गया है जो कि 50 प्रश्नों का होता है। स्पेशल क्लास होती है जिसमें स्टैटिक जीके का ज्यादा योगदान आपका होता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य इनमें से कौन सा है? चलिए सही जवाब इनमें से लॉक करना है, और सही जवाब देने वाले को यहां पर क्या मिलेंगे भाई? चलिए 2 नंबर। तो देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। यहां पर आपका लक्षद्वीप क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, और फ्री क्लास है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा लक्षद्वीप। याद रखिए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ये है आपके यहाँ पर लक्षद्वीप। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रऊफ राज्य का एक लोक नृत्य है। कुल मिला के आपसे ये पूछा है रऊफ जो आपका नृत्य है एक ऐसा लोक नृत्य है, लेकिन है किस राज्य का है? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर। तो चलिए हम आपके जम्मू कश्मीर को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन बन जाएगा जम्मू और कश्मीर। ये रऊफ आपका कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिएगा। और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आपकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इस लोक नृत्य में रंगीन वेशभूषा में महिलाएं 2 पंक्तियां बना देती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं आपसे यहाँ पर देखो एक और आपके यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? अच्छी फसल के लिए कह रहे हैं तोसोकुम सुमाई। क्या? तो सोकुम सुमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या दिया गया है? तो सोकुम सुमाई जो अच्छी फसल के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है आपके नागालैंड में। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, नागालैंड में मनाया जाता है। एक जनजाति है खियामिंगू। क्या है? एक जनजाति है खियांगयुंगा जनजाति है। जनजाति का सप्ताह भर तक मनाया जाता है, 1 सप्ताह तक ये चलता है, ठीक है ना। अक्टूबर महीना में मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे नाम से जानते हैं। कुल मिला के यहाँ पर यह पूछा गया है कि महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है इसे किस नाम से जानते हैं? इसका नाम है आपका पोंग डैम। क्या? पोंग डैम है, पोंग डैम। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, जो कि मतलब पोंग डैम झील के नाम से भी जाना जाता है। इसे पोंग डैम झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1975 में भारत में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवालिक पहाड़ियों में आर्द्र क्षेत्र में ब्यास नदी पर सबसे ऊंचे भूकंपरोधी बांध का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? यहाँ पर बात किया गया है राज्य की। कहां से? राज्य से बात किया गया है। तो आपका दिया गया है बांग्लादेश, है ना। तो दिया है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और आप मिजोरम।
तो यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग ही जवाब दोगे जल्दी से। तो 65 का ऑप्शन मणिपुर। देखिए जो आपका बांग्लादेश है कुछ इस प्रकार से आपका होता है, बांग्लादेश इस प्रकार से करेंगे तो इस प्रकार, लेकिन मणिपुर कहां पर है, मणिपुर यहां पर इस प्रकार से पड़ता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए लाइक शेयर भी करते रहिएगा, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर करते रहिएगा, धनाधन तैयारी करते रहिएगा, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, मैथ मिलेगी, हिंदी मिलेगी, मतलब आपको हर सब्जेक्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैथ तक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र और के बीच है। अब आपने पहले अगर अच्छे से पढ़ा होता तो इस प्रश्न का जवाब देखते ही बता सकते हैं कि जो दादरा नगर हवेली है वो महाराष्ट्र और किसके बीच स्थित है, महाराष्ट्र और किसके बीच है, तो आपकी गुजरात के बीच है। कुल मिला के ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो याद रखिए जब मैप में आप लोग पढ़ोगे तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में ही आपको मिलेगा दादरा नगर हवेली, ऑप्शन क्या बन जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति वर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए या नहीं दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है गणित, साहित्य, भौतिकी और अर्थशास्त्र। तो आप सभी को पता है कि नोबेल पुरस्कार है ना, नोबेल पुरस्कार जो कि 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, लेकिन आपके गणित के क्षेत्र के लिए नहीं होता है। गणित के क्षेत्र के लिए एबल पुरस्कार होता है। कौन, एबल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार यहां पर माना जाता है, अमेरिका में आपका है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उड़ीसा का एक नृत्य है। देखिए पहले से ये बता दिया गया है, लेकिन उसके बारे में बताया गया है कि ये नृत्य के बारे में क्या पॉइंट सही है। कह रहा है उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। मतलब देखा जाए तो 18वीं में जंगल में रहने वाले जनजातियों द्वारा करते थे, यही बात आपकी 19वीं शताब्दी में आएगी, इसे युद्ध कला पर आधारित नृत्य बना दिया गया। इसका नाम क्या है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं देखते हैं यहाँ पर किसका जवाब यहाँ पर सही हो सकता है। तो चलिए 48 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर थर्ड नंबर छऊ। कौन, छऊ। छऊ ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड नंबर। छऊ नृत्य की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में आदिवासियों के रूप में आपकी हुई थी। क्लियर है ना। और ये कैसा एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अर्धशास्त्रीय क्यों, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य आपके साथ थे, है ना, मतलब ये जो आपका है एक अर्धशास्त्रीय, अगर क्वेश्चन पूछे अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो इसे नोट करिएगा, ये नोट करिएगा जल्दी से, कहीं नोट करिए दीवार वगैरह में, कॉपी में या चूल में, कहीं बार जहां बैठे हो नोट करिए जल्दी से कि जो अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका छऊ है। क्या है, छऊ है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, देखो दिया गया है कौन सा 69 क्वेश्चन दिया गया है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक हैं, पुस्तक से भी एक क्वेश्चन आपको आएगा, याद रखिए पुस्तक से भी क्वेश्चन एक मिलेगा आपको। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक हैं वो आपके कौन है। 69 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर, चार्ल्स डार्विन है। कौन, चार्ल्स डार्विन है, इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। कहा जाता है कि ये डार्विन जो आपके वैज्ञानिक थे, है ना, आपकी 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी ये आपकी पुस्तक, ठीक है ना। चलिए जो कि नेचुरल पर आपके आधारित भी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चलिए तो दचीग्राम अभ्यारण्य आप लोग सभी लोग जानते भी हैं, है ना। स्टूडेंट क्या, बच्चा जानता है, मम्मी पापा सब जानते हैं, है ना। तो दचीग्राम आपके कहां पर है, तो जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर आपकी जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। आप काफी लोग यहाँ पर हंस भी रहे हैं, तो भाई ये नहीं पता है तो मम्मी पापा को आप लोग बता सकते हो कि मम्मी पापा चलिए दचीग्राम अभ्यारण्य में हम घूम कर आते हैं। अब यहाँ पर फायदा क्या मिलेगा कि यहाँ पर जब घूमने जाएंगे तो देखा जाए तो वास्तविकता, मतलब पार्क का वास्तविक नाम क्या था, याद रखिए दचीग्राम अभ्यारण्य का वास्तविक नाम क्या था, तो 10 गांव था। क्या, 10 गांव। अगर क्वेश्चन कभी पूछे कि कौन से पार्क का नाम 10 गांव था, तो 10 गांव इसी पार्क आपका नाम था, याद रखिएगा। पार्क का वास्तविक नाम यही था, जो इससे जुड़े 10 गांव की याद में हो सकता है, जिसके स्थान पर इस उद्यान की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जवाब क्या हो जाएगा, ये नंबर। कौन सी श्रेणी में है, तो जरवान श्रेणी में है। कौन सी, एक श्रेणी मिलती है जरवान, जरवान श्रेणी है, जरवान श्रेणी में ये आप कह सकते हैं दचीग्राम अभ्यारण्य स्थित है। तो यहां पर देखा कि आज आपने यहां पर हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है उसको हमने सॉल्व कराया है। उम्मीद है 100% कि आपको 20 अगस्त के पेपर में अगर आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि पीटी एग्जाम में हमने आपको दिया है कि 65 नंबर हो सकता है कि आयोग आपको 65 नंबर में पास करेगा, लेकिन आप लोग यहां पर 85 नंबर से। चलिए जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, धन्यवाद।